चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यूटी चल रही होगी और बिना विलम्ब किए हुए अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस का एस्टेब्लिश हमने कर दिया और कांग्रेस के एस्टेब्लिश करने के बाद, है ना, फिर हम लोगों ने प्रथम चरण उदारवादी देखा और दूसरा हम लोग क्रांतिकारी, है ना, अर्थात उग्र राष्ट्रवाद कैसे उभर करके आया, उन सभी को हम लोगों ने देखा। इससे पहले आज कुछ बेसिक चीज हम लोग देख रहे हैं। उस बेसिक चीज में ये रहेगा कि उदारवादी और ग्रामपंथी के बीच में अंतर क्या था, है ना, मेन अंतर क्या था। तो अंतर पर जब चर्चा करते हैं और उनके बाद हम लोग यह देखेंगे कि नरम दल और ग्राम दल के बीच दूरी बढ़ाने वाले कारक, ये कारक भी देखे। और तीसरा हमने देखा था क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण में हम लोगों ने एक पॉइंट देख लिया था। पॉइंट ये था कि पहला पॉइंट था कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, ये देखा था हम लोगों ने काउजेज में। एक दूसरा हमने देखा था कि कांग्रेस की आवेदन प्रतिवेदन नीति, ठीक है। तीसरा हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, याद कीजिए, रूस जापान युद्ध, इथियोपिया द्वारा इटली को हराया जाना, उसके बाद बंगाल विभाजन या करजन का कारनामा, बंगाल विभाजन, और अंत में हम लोगों ने देखा था कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पूरी तरह से अध्यक्ष पद के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया, एक ग्रामपंथी और दूसरा नरमपंथी। अब यहां पे देखते हैं थोड़ा सा अंतर पे जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं नरमपंथी भारत में औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे। नरमपंथी जो थे वो भारत में औपनिवेशिक प्रशासन, है ना, वो औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन मतलब जो आपके यहां चल रहा है जिसका व्यवस्था, उसी में सुधार चाहते थे, जबकि गर्मपंथी स्वराज चाहते थे। स्वराज मतलब क्या हुआ कि मेरा, स्वराज मतलब स्व मतलब मेरा और राज मतलब देश, है ना। मतलब यहां पे ग्रामपंथी जो चाहते थे वह स्वराज के रूप में चाहते थे, जबकि नरमपंथी औपनिवेशिक जो उनकी व्यवस्था है उसी में सुधार, औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, जबकि ग्रामपंथी स्वराज चाहते थे कि मेरा शासन हो और मेरे अनुसार यहां का परिवर्तन हो, ठीक है। और ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। अब विश्वास नहीं होने के पीछे कारण हमने देखा, है ना। तिलक महोदय कहते हैं कि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। चलिए, नरमपंथी संवैधानिक तरीके से जैसे प्रार्थना के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से और अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे। कौन? नरमपंथी। जबकि उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज चाहते थे। और ये ब्रिटिश सरकार से जो है मतलब प्रार्थना, आवेदन और अपील के द्वारा जो है सुधार चाहते थे ये, जबकि जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, है ना। चलिए, उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण चाहते थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, जो हमारे यहाँ पहले से थी उसे श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को हेय समझते,
पश्चिमी संस्कृति को हेय के दृष्टिकोण से देखते थे। नेक्स्ट, उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित एवं उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब जो शिक्षित हैं तथा उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। जबकि उग्रवादी आंदोलन के मध्य एवं निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। ये उग्रवादी आंदोलन जो है ये मध्य से लेकर के निम्न सामान्य जनता तक पहुंच सके ये चाहते थे, ठीक है। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, ठीक है। और सामान्य संभवतः उग्रवादी धर्म के साथ साथ राजनीति को जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। मूल अंतर यही है उदारवादी और गर्मपंथी में। उदारवादी और गर्मपंथी में उदारवादी जो है आपको एकदम जो भी चीज चाहते थे कि एकदम प्रार्थना के माध्यम से, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्या? आदाशी, आजादी, स्वराज, लेकिन तरीका अलग है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश करेंगे और वहां हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो अंतर हो गया। फिर हम लोगों ने डिवाइड भी देख लिया, लेकिन उसके पीछे एक हम लोग नरम दल और गरम दल की दूरी जो बढ़ा था उसके पीछे कारण भी देखते हैं। हम लोग तो डिवाइड कर दिए थे नरम दल और गरम दल को 1907 के अधिवेशन में, लेकिन कारक भी देखे हम लोग। कारक में देखे कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, फिर कांग्रेस का गर्मपंथी का जो है आवेदन प्रतिवेदन की नीति, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, चौथा हम लोग देखे थे बंगाल विभाजन, और पांचवा जो है अध्यक्ष पद के रूप में जो है सूरत अधिवेशन में फलतः डिवाइडिंग हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ कारण ऐसा भी होता है जो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाती है, और वो दूरी हम लोग पहला देखते हैं कि 1893 में तिलक ने गणपति समारोह यानी गणपति उत्सव का प्रयोग किया, है ना, और राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इसे किया गया। प्रयोग तो किया, किन के लिए किया? राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया, जबकि ऐसी भावना नरमपंथी में नहीं थी। चलिए, 1885 में शिवाजी समारोह को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। शिवाजी समारोह जो है वो राष्ट्रीय त्योहार है, और शिवाजी जो है अपने आप में, है ना, मराठा में जब देखेंगे तो शिवाजी अपने आप में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, ठीक है। और उन्होंने उसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में अपनाने का विचार किया। कौन? गर्मपंथी। जबकि उदारवादी ऐसी कोई भी नीतियां नहीं अपनाती थी। नेक्स्ट, 1895 में पूना अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व पर साफ आरोप लगा दिया कि 1895 में पूना अधिवेशन में तो तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व पे एकदम डायरेक्टली आरोप लगा दिया कि कांग्रेस आम जनता तक, कांग्रेस जो है वो आम जनता तक लोगों को नहीं ले जाना चाहते हैं। और ये डायरेक्टली आरोप यदि लगा देगा तो दूरी तो तत्कालिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहीं पे 1896-97 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, और अकालग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से साफ मना कर दिया, है ना। भू राजस्व देने से डायरेक्टली मना कर दिया कि जब हम लोग अकाल में हैं तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे। और इसी को भड़काने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा भी मिली थी, है ना। चलिए, और वहीं पत्र केसरी में 4 जुलाई 1904 को तिलक महोदय ने लिखा है कि हमारा श्रम किसी भी तरह से सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टट्टर करते रहेंगे, मेढक की तरह टट्टर करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये कॉजेस था जो कांग्रेस में उदारवादी और क्रांतिकारी के बीच दूरी का कारण बना, ठीक है। ये जो कारण बना, और यही कारण जो है अंततः जो है एक क्रांतिकारी का रूप
लेता है, और क्रांतिकारी का रूप जब लेने के बाद, है ना, उनकी रणनीति एक अलग तरीके से चलती है, जबकि उदारवादी की रणनीति एक अलग तरीके से चलती है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। क्रांतिकारी आंदोलन पूर्ण रूप में तो 1907 के अधिवेशन में अलग हुआ, लेकिन इनकी शुरुआत तो 1897 में ही पहली बार आपको देखने को मिल जाती है, जब चापेकर बंधुओं द्वारा जो है ना, पुणे में जो है इनका रेंड आयस्ट एक व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे उनको, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आगे इसी तरीके से कारवा बनता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।